नमस्कार। कैसे हैं? अच्छे हैं? अभी चुनाव का मौसम थोड़ा सा गया है और बड़ा वाला मौसम आने वाला है। इस बीच हमारे देश में बहुत से रंग हर तरह के रूप में हमारे सामने आ रहे हैं और इन तमाम रंगों के बीच एक ऐसा रंग है जो भारत से कभी उतरता ही नहीं, फिल्मों का रंग। ये अलग बात है कि फिल्म बनाने की जिम्मेदारी जिस बॉलीवुड पर है, उसने हमेशा अपने तरीके से चीज़ों को दिखाने की कोशिश की है और बहुत बार ऐसा दिखाया है जिसमें पक्ष तो अधूरा ही रह गया, या यूं कहें कि पक्ष तो दिखाया ही नहीं गया। आप मेरी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज जिस मुद्दे को लेकर अपनी तरफ से जो बातें मैं कुछ कहना चाहती हूँ वो क्या है। ये स्पष्ट करने से पहले मैं बात उस फिल्म की करूँगी जिसने कमाई और विवाद दोनों ही मामले में एक नया कीर्तिमान स्थापित करना आरंभ कर दिया है। ऐसा है कि बॉलीवुड में विवाद कोई नई बात नहीं है और मैं अपनी बात करूं तो मुझे बॉलीवुड से विरक्ति हो गई है। कुछ भी आपको एक रचनात्मक कुछ भी आपको दिखाई देता नहीं है। जो दिखाई देता है वो एक तरफा होता है और मज़े की बात यह है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का झंडा लेकर दौड़ने वाले, चिल्लाने वाले लोग तब ये नहीं समझते कि उस एक तरफा सच को जिस तरह से वो लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति बता रहे हैं, दूसरे पक्ष की आवाज़ को दबाकर उसी समय वे उसी लोकतांत्रिक व्यवस्था का गला दबा भी रहे होंगे। ये बात समझ में आती नहीं है क्योंकि हमारे जितने भी बुद्धिजीवी संस्थान है, वर्ग है और ऐसे शिक्षण संस्थान हैं या जितनी सारी चीज़ें हैं उन पर इन लोगों का कब्जा है। और चूँकि मैं पत्रकारिता के दिनों में अभी भी शिक्षा की पीठी करती रही हूँ तो इन सबको मैंने बहुत करीब से देखा है। मैंने देखा है कि बच्चों को किस तरह से गुमराह करके उनके गलत रास्तों को जस्टिफाई करने की कोशिश की जाती रही है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर, छात्रों की स्वतंत्रता के नाम पर। अनुशासनहीनता को भी खुद शिक्षक ग्लोरीफाई करने लगते हैं, ये समझे बिना कि इसका असर उन मासूम विद्यार्थियों पर क्या होगा। ये अच्छी बात है कि धरना प्रदर्शन कवर करते करते कुछ ऐसे विद्यार्थी भी मिले जिनमें सचमुच प्रतिभा थी और आज अपनी प्रतिभा के दम पर वो एक ऐसे स्थान पर जा पहुँचे हैं जिसके वो सचमुच हकदार हैं। लेकिन ये तो तब हुआ जब वे जानते थे कि उनका लक्ष्य क्या है और इस सियासी राजनीति के दांवपेच से दूर वो उस लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहे। परंतु ऐसे विद्यार्थी 30% होंगे, 40% होंगे, बाकी अभी मैं लगातार कई दिनों से कश्मीर फाइल पर पढ़ रही हूँ। आप कहेंगे फिल्म देखी, मैं कहूँगी नहीं देखी। सिर्फ पढ़ती जा रही हूँ, कुछ एक दृश्य देख रही हूँ, ट्विटर देख रही हूँ, लोगों की प्रतिक्रिया देख रही हूँ और समझने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या है। अभिव्यक्ति की आज़ादी जितनी आपको प्यारी है
उतनी हमें भी प्यारी है। ये मामला एक तरफा क्यों है, ये मेरी समझ के बाहर है। शिक्षक का काम होता है, गुरु का काम होता है अपने विद्यार्थियों को सही रास्ता दिखाना। अब ये सही रास्ता कितने शिक्षक दिखा पा रहे हैं आज के दौर में, या अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता में बंधे होने के कारण वो विद्यार्थियों का कितना बेड़ा गर्क कर रहे हैं कि बेड़ा पार लगा रहे हैं, ये तय करने का अधिकार हमारा तो नहीं है। परंतु अंतर आत्मा नाम की एक चीज़ होती है, होनी भी चाहिए। आप खुद से पूछिए कि जिन विद्यार्थियों को आप जो समझा रहे हैं, क्या वो आप अपने बच्चों को बताएंगे? कश्मीर फाइल्स में एक ऐसे ही प्रोफेसर का चित्रण है, और किसका चित्रण है हम सब देख रहे हैं ट्विटर पे। और जिस विश्वविद्यालय का नाम उसमें दिखाया गया है वो तो बस एक वानगी है। देश भर के ऐसे तमाम विश्वविद्यालयों में वैचारिक प्रतिबद्धता की बात की जाए तो दो धड़े स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। और जहां हम साहित्य में या भाषा में ये पढ़ते हैं कि तालमेल होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए, ऐसी तमाम बड़ी बड़ी बातें, लेकिन असलियत ये है कि जब आप आमने सामने चले जाएंगे तो इस समन्वय की बातें करने वाले एक दूसरे के मंच पर नहीं जाते, और अगर उनके धड़े का कोई विद्यार्थी वहाँ पे चला जाए तो उसका जीना हराम कर देते हैं। प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से ये चीज़ें चलती रहती हैं। और हाल ही में जेएनयू में जिस तरह से आज़ादी और टुकड़े टुकड़े इस तरह के जो नारे लगे, उनके पीछे कौन सी मानसिकता थी, उनके पीछे कौन से लोग थे, वो फिल्म में दिखाया गया है और वो एक सच है। आप लेफ्ट विंग और राइट विंग कहकर बात कर सकते हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना जानती हूँ कि ये विद्यार्थी देश की अमानत हैं, नए भारत की तस्वीर यही खड़ी करेंगे। क्या आपको इतना अधिकार है कि आप अपने वैचारिक फायदे के लिए या उस जड़ता में उसे जकड़ने के लिए कोई भी हद पार कर जाएं? मैंने ऐसे भी नज़ारे देखे हैं। मुझे याद है एक विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह था और राज्यपाल आए हुए थे, और वहाँ पर तमाम तरह की अभद्र भाषा में उनके खिलाफ नारे लगाए गए थे। पूरा छात्र समाज सड़कों पर था, और अंततः 5-6 महीने बाद भी उस विश्वविद्यालय में जो स्थिति थी वो पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाई थी, और इसका खामियाजा उन विद्यार्थियों को भुगतना पड़ा जो कि सचमुच पढ़ना चाहते थे। सवाल ये है कि आप आंदोलन तो कर रहे हैं, लेकिन किसके मुद्दे पर कर रहे हैं, ये देखना भी लाजमी है, और लाजमी है हम भी देखेंगे। इस गीत का बहुत इस्तेमाल किया जाता है, होता रहा है। बात अगर कश्मीर फाइल की करूं तो मैंने देखी नहीं, और मुझ में देखने की हिम्मत नहीं है। सच मानिए, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। लेकिन मैं इस मुद्दे से लगातार जूझ रही हूँ। ऐसा लगता है कि नहीं देखने पर भी ये फिल्म पूरे अवचेतन में मेरे चल रही है। मैं सोच कर भी कांप जा रही हूँ कि किस तरह हमारे लोगों ने हमेशा से सहा है। आप अगर इस फिल्म को प्रचार या प्रोपेगेंडा या आरएसएस का प्रोपेगेंडा कुछ भी कहिए, अगर आप इसे प्रोपेगेंडा ही समझते हैं तो इसे गंभीरता से लेने की ज़रूरत क्या है? इसे वैसे ही लीजिए जैसे कोई फिल्म देखी जाती है।
आपकी बेचैनी बता रही है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो गलत है, जो आप भी जानते हैं कि नहीं होना चाहिए था। और ये बात भी सच है कि हमारा जो भी कुछ अच्छा सा होता है एकदम चुपके से बता दिया जाता है कि ये तो मुगलों ने दिया, ये मुगलों की देन है। और ऐसा करके आप अपने देश के उस प्राचीन इतिहास का अपमान करते हैं, उस भूमि का अपमान करते हैं, उस धरती का अपमान करते हैं जिस पर आपने जन्म लिया। मुझे याद है कि पिछले 2-3 साल में रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर मैं यहाँ किसी जाति विशेष को लेकर बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन अगर हम आप अपना इतिहास पलटेंगे तो हमारे पन्ने ऐसे हैं कि हम भाग नहीं सकते हैं, ये एक सत्य है। परंतु हम ये भी मानते हैं कि जो पीढ़ी ये कट चुकी है, उस जहर से नई पीढ़ी को आज़ाद करना भी आज के लोगों का लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन कहते हैं ना, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। ये क्रिया थी कि आपने हर अच्छी चीज़ को मुगल इतिहास से जोड़ा, हमारा इतिहास छुपाया, एक तरफा बयानबाजी की। जो लोग शोषण और दमन का प्रतीक थे, आपने उनको महान बता दिया। आप चाहे कोई भी क्षेत्र उठा लीजिए, आप ये नहीं बता दें कि पंचतंत्र कहाँ से आया, या फिर हमारा जो मार्तंड मंदिर है जिसे आपने शैतान की गुफा बना दिया। आपने एक समय के लिए भी, 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर आप जिस तरह से अपनी एक तरफा बातें कर रहे हैं, अगर उसकी प्रतिक्रिया होगी तो क्या होगा। जिस तरह से वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी और आपने उसे कला के नाम पर स्वीकार किया, जो MFS हुसैन ने किया, हमारे जो देवी देवताओं के जो चित्र थे उनके साथ किया, क्या वो हमारी आस्था का अपमान नहीं था। आप तो अपमान का बदला ऐसे लेते हैं कि जैसे सीधे सिर कलम कर देते हैं, जो कि आपने फ्रांस में किया, जो कि आप तालिबान में कर रहे हैं, जो कि आप देश के अलग अलग हिस्सों में कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, आप इस तरह से आप अपना सब कुछ बचा ले जाएंगे? ये कोई भी वर्ग हो, ये सोचिए कि आप आने वाली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं। और जो भी दिखाया गया है वो पूरे तथ्यों के साथ दिखाया गया है। होना तो ये चाहिए था कि अपनी गलती मानते हुए, स्वीकार करते हुए किसी समाधान की ओर बढ़ते हम, लेकिन आप लोगों ने तो लिपापोती शुरू कर दी। जिस तरह से रोहिंग्या मुसलमानों के लिए आप रो रहे थे, कभी चीन में जो मुसलमान हैं उनका जो शोषण हो रहा है, कभी उस पर भी आवाज़ उठाइए। जिस तरह से तालिबान में बच्चों को, महिलाओं को प्रताड़ित किया गया, जिस तरह से वो कांड हुआ, उसका भी विरोध कीजिए। क्यों नहीं कर रहे? ये कैसे हो सकता है कि एक वर्ग जो बहुत आपकी नज़र में प्रताड़ित है और दूसरा वर्ग वही पीड़ा सहते हुए आपके लिए त्याज्य हो गया? ये एकांगी मानसिकता कहाँ से लाते हैं आप? ये बाकायदा शोध का विषय है। और इतनी बेचैनी क्यों है? ये सही है कि पीके को लेकर शोर मचा, ओ माय गॉड को लेकर शोर मचा, MF हुसैन को लेकर शोर मचा, काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर शोर मचा और वो गलत थी। आपने आतंकवाद को जस्टिफाई करने की कोशिश की। और मैंने मीराबाई फिल्म भी देखी, जिसको गुलजार साहब ने उसका किया था निर्देशन। मतलब गुलजार साहब से वो जुड़ी एक अनुपम कृति थी। मुझे फिल्म अच्छी लगी, लेकिन बड़े सम्मान के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि मैंने देखा है कि हर बात आप किसी न किसी तरीके से हर एक बर्बरता को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको फिल्म बनानी ही है
तो संघर्षों पर बनाइए। एक रज़िया बेगम पर आपने फिल्म बना दी, आपके कर्तव्य की इतिश्री हो गई। बनाइए बेगम हजरत महल पर फिल्म, बनाइए अजीजन बाई पर फिल्म, किसने टोका है? लेकिन आप समाज के सामने जब गंगूबाई को सामने लाते हैं, आप कौन सा उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं नई पीढ़ी के सामने? और मैं आलिया जी से ये सादर पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह से आपने अपनी फिल्म के प्रचार के लिए एक नन्ही बच्ची को एक मुंह में वो सिगरेट या बीड़ी थी, पता नहीं क्या था, दबाए जिस तरह से प्रस्तुत किया, आप समाज को क्या संदेश दे रही हैं? और क्या आपको अधिकार है कि बच्चों के मासूम भविष्य के साथ अपने फायदे के लिए आप इस तरह का खिलवाड़ करें? बात हो तो दोनों तरफ से हो, और जब आप कहते आ रहे हैं तो सुनने की हिम्मत रखिए। यहां पर जातिवाद या इस तरह की कोई चीज नहीं है। ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि इस देश की मिट्टी के प्रति आपका रवैया क्या है। आपको हमेशा फतवे देने की आदत है। अगर यही फतवे देने की बीमारी इस जो जिनको आप पूंगापंथी या कट्टर बता रहे हैं उनको लग गई तो आप क्या करेंगे? गलत है ये। और अपनी कट्टरवादी चेतना के कारण आप जो अच्छे बच्चे जो काम कर रहे हैं, जिनको मैं देख रही हूं कि जिनमें प्रतिभा है, आप उनका जीवन नष्ट कर रहे हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एक एक घटना जो कि फिल्म में दिखाई गई है सत्य है, सत्य सामने आना चाहिए था। अब बात उठ रही है कि ये भी फाइल खुले, वो भी फाइल खुले, ज़रूर खुलनी चाहिए, लेकिन एक तरफा नज़रिए से नहीं खुलनी चाहिए। अगर बॉलीवुड की बात करें या दक्षिण की भी फिल्मों की मैं बात करूं, तो एक जैसे एक ढर्रा सा बना दिया गया है कि अगर खलनायक की भूमिका निभानी होगी तो कोई तिलकधारी करेगा या यूपी बिहार का कोई व्यक्ति होगा और 786 एक पवित्र अंक होगा। ये सब नहीं होना चाहिए। अभी कश्मीर फाइल के नाम से जो हुआ है वो ये हुआ है कि आप जो थप्पड़ लगाते आ रहे हैं वही थप्पड़ आपके गाल पर लग गया तो आपको बड़ी चोट लग रही है। फारूक अब्दुल्ला साहब, लिपापोती करने से बेहतर होता कि आप समाधान निकालने की कोशिश करते, पर आप समाधान क्या निकालेंगे? आपका बस चले तो आप तो इस देश को ही पाकिस्तान के हाथों गिरवी रखते हैं। यही बात महबूबा मुफ्ती के साथ है। तो अगर इतनी ही कश्मीरियत दिखानी है या कुछ जो भी दिखानी है, जहां का जो भी दिखाना है, सीधी सी बात है, आपने कुछ नहीं किया, आप में बहुत अच्छी बात है, लोग चले गए हैं, आप उनकी चीज़ें खाली कर दीजिए, उनकी जगहें खाली कर दीजिए। लेकिन सवाल ये है कि जहाँ पर गिरजा टिक्कू के पड़ोसी जैसे पड़ोसी हों, वहाँ पर कोई भरोसा करे तो कैसे करे? सच को देखना सीखिए, स्वीकारना सीखिए और उससे आगे समाधान खोजिए। बहुत सारे किस्से हैं जो खुलेंगे तो खुलते ही जाएंगे और उन्हें खुलना चाहिए, क्योंकि किसी को बुरा लग जाएगा, देश का माहौल खराब हो जाएगा। कोई माहौल खराब होने वाला नहीं है। जख्मों पर नमक नहीं, मरहम लगाइए। और ये जो जितने बयान आ रहे हैं ना, जैसे संजय राउत जी ने कहा कि पूरी तरह झूठ है, एकदम इन्होंने भी एकदम जज बनकर फैसला सुना दिया। बद्दुआएं लगेंगी साहब आप लोगों को। जितने भी लाखों परिवार अपने ही देश में आज़ादी के इतने सालों बाद प्रताड़ित हुए, जिनका नरसंहार हुआ और अपने ही देश में जिनको शरणार्थी का जीवन बिताने को मजबूर होना पड़ा, अगर उनकी कहानी आती है तो आपको उनके साथ सहानुभूति होनी चाहिए, संवेदना के 2 शब्द कहने चाहिए। पर आपने क्या किया?
विदेश की राजनीति को लेकर झंडा उठाने वालों, यूक्रेन और रूस में विश्व शांति की तलाश करने वालों, रोहिंग्या मुसलमानों के लिए आवाज उठाने वालों, एक जुनैद की हत्या पर पुरस्कार लौटाने वालों, सारे मानवतावादियों से मेरी अपील है कि ये जो सामूहिक नरसंहार है उसके साथ इतना संवेदनहीन रवैया मत अपनाइए। मौत हिंदू या मुसलमान नहीं होती, मौत मौत होती है। और मैं ये भी नहीं कहती हूँ कि सारे मुसलमान बुरे होते हैं, बिल्कुल नहीं। लेकिन सवाल तो ये है कि आप जिस मज़हब को इतना प्यार देते हैं, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप उन कट्टरपंथी ताकतों से अपने मज़हब को छीन ले जो आपका है, जो शांति सिखाता है। एपीजे कलाम है, रज़ खान है, रहीम है, इन सब को आप अपना आदर्श क्यों नहीं मान सकते? दारा शिकोह हैं। राजनीति अपनी जगह है। बहुत से लोग तो औरंगजेब को भी जस्टिफाई करते हैं, बाकायदा औरंगजेब मार गए हैं। लेकिन इतिहास के लिपापोती करने से सत्य तो झूठ नहीं बनेगा, सत्य तो सत्य ही रहेगा। ज़रूरी है कि हम जो इतिहास पढ़ रहे हैं उसका जो उत्स है वो वहीं लेके जाया जाए जहां वो था, वैदिक काल से। कश्मीर सिर्फ शिकारे की जगह नहीं है, सिर्फ शिकारा और गुलमोहर ये सारी चीज़ें नहीं हैं। जैसा कि मैंने एक दृश्य देखा, कश्मीर पंचतंत्र की जगह है, कश्मीर ललन नदी की जगह है, कश्मीर माता वैष्णो देवी का ही जगह है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। तो कोई भी राज्य हमारा देश में कहीं भी हो, वो पूरी तरह किसी एक वर्ग का नहीं है। इतनी हिम्मत आप में कहाँ से आती है? आप जो भी प्रश्रय देते हैं जनता के हाथ में है कि सीधे आप तमाम कट्टरपंथी ताकतों का, चाहे वो जो भी हो, उपचार शुरू कर दीजिए। और उपचार का मतलब मारना पीटना कतई नहीं है, अभद्रता कतई नहीं है, और बहुत से तरीके हैं। तरीके मतलब उनको विश्वास में लीजिए। खास तौर से जो युवा पीढ़ी है उनको साथ में लाइए, उनमें बहुत ताकत है, वो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। कट्टरपंथी या ये जो भी लोग हैं वो किसी भी धर्म या किसी मजहब का कभी भी भला नहीं कर सकते, ये एक सत्य है। धर्म की नींव जब भी रखी जाएगी मनुष्यता के आधार पर ही रखी जाएगी। बहुत से कट्टरपंथी आए और चले गए, लेकिन आज भी किसी धर्म का जो गुणगान होता है वो ऐसे लोगों के नाम पर ही होता है जिन्होंने हमेशा प्रेम फैलाया, जिन्होंने मनुष्यता को जीवन दिया। और सबसे बड़ी बात, सच को स्वीकार करना सीखिए और समाधान की ओर बढ़िए। प्रचार या प्रोपेगेंडा कहना खुद से भागना है, उन सवालों से भागना है जिनसे आप भागते ही जा रहे हैं। रही बात मेरी, हिम्मत मुझ में अभी भी नहीं है, लेकिन सच मानिए अवचेतन में वो फिल्म पूरी तरह चल रही है। मैं एक एक जब करती हूँ तो वो खबरें भी सामने आती हैं जो बताती हैं कि तथ्य क्या थे। ये ज़रूरी है कि जो हमारे कश्मीरी हिंदू भाई हैं उनको उनका अधिकार वापस मिले, वापस दिलाया जाए। और इसके लिए स्वयं मुसलमानों को ही आगे आना पड़ेगा। उनको ही अपने मज़हब को कट्टरपंथियों से आज़ाद करना पड़ेगा, ताकि आने वाली जो नस्ल है वो मनुष्यता के वातावरण में खुली सांस लेकर आधुनिकता के साथ
कदम से कदम मिलाकर चल सके, और ये हम सबकी जिम्मेदारी है। तो फाइल्स खोलिए, लेकिन उसमें समाधान तलाशिए, प्रोपेगेंडा नहीं। किसी के घाव पर मरहम नहीं लगा सकते हैं तो कम से कम नमक मत लगाइए। आगे किसी अन्य मुद्दे पर और भी बातें होंगी। मैं इस फिल्म पर ज़्यादा इसलिए नहीं कह सकती क्योंकि निश्चित रूप से ये एक बहुत ज़रूरी फिल्म है और जो भी फाइलें खुलेंगी वो ज़रूरी ही होंगी, लेकिन हमारा जो रवैया है वो निष्पक्ष होना चाहिए। मैं राही मासूम रज़ा साहब की बहुत इज्जत करती हूँ, मैंने पढ़ी भी है, महाभारत के संवाद इन्होंने लिखे हैं, लेकिन अगर वो ये कहें कि कश्मीर मुगल काल में मिला तो उनकी इस बात पर हमें आपत्ति है। सर, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। खैर, मैं उनकी तभी इज्जत करूंगी, हो सकता है कि उनकी जानकारी के स्रोत में कुछ समस्या हो, लेकिन महानायक क्या कर रहे थे? उनके पिता तो कवि हैं जिन्हें हिंदी ने बहुत प्यार दिया। आप क्या कर रहे हैं? मेरी सबसे बड़ी शिकायत है, हर ज़रूरी मुद्दे पर चुप हो जाते हैं। मैं मानती हूँ कि 1 मिनट तो बॉलीवुड को सदमे से उबरने में लगा होगा कि जिस फिल्म को रोकने की इतनी कोशिश की जा रही थी, एक तो वो रिलीज हो गई और ताबड़तोड़ कमाई की जा रही है। सच क्या है, झूठ क्या है, प्रोपेगेंडा क्या है और मिथ्या क्या है, ये सब अपनी जगह है, लेकिन सवाल यही है कि फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, गांधी परिवार क्या अपनी जिम्मेदारी से मुकर सकता है? मानती हूँ कि केंद्र में उन दिनों सरकार थी और भाजपा द्वारा समर्थित थे, लेकिन क्या उससे आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? जगमोहन की नियुक्ति को आड़ बनाकर, क्योंकि जगमोहन जिस दिन ये घटना हुई उस दिन वो वहाँ पर थे ही नहीं, ऐसा मैंने देखा है समाचारों के हवाले से, तो पूरी जिम्मेदारी फारूक साहब की बनती है। और जिस तरह से वो जहर में बुझे हुए अपने बयान देते हैं, इससे तो पूरा लगता है कि इस पलायन में, इस नरसंहार में आपकी 100% से अधिक की ही भागीदारी है। कर्म है साहब, लौटता है। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और हर को कर्म का दंड भी मिलता है। क्या पता ईश्वर ने विवेक जी को माध्यम बनाकर ही आपके कर्मों का हिसाब दंड के रूप में आपको देना शुरू कर दिया हो। अच्छा होगा कि हम फिल्म से सीखें और जो वंचित हैं उनका अधिकार दिलाएं, वो चाहे कहीं भी हो और किसी रूप में भी हो। प्रोपेगेंडा मत कहिए, ये खुद से भागना है। सीखिए, सबक लीजिए, आगे बढ़िए और कट्टरपंथियों से अपने अपने धर्म को मुक्त करवाइए। नमस्कार।